नमस्कार। आपका स्वागत है सर, विपुल सर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी स्वागत है और आप मेरे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल a pleasant day and a pleasant coming year। विपुल सर, जैसे कि आपने 2009 से शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो मैं जैसे आपने सीआईडी में भी काम किया है, साउथर्न इंडिया में काम किया है और कई वेब सीरीज है, फिल्में हैं, सब में काम किया है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बचपन से हम शुरू करना चाहेंगे कि मतलब आपने ये प्लानिंग मतलब आप जब छोटे थे तब से की हुई थी कि मैं ऐसे एज ए एक्टर करूँगा, काम ऐसे स्टार्ट करूँगा। नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। इसके पहले टीचिंग इंडस्ट्री में था। आई वाज एन एजुकेशनिस्ट ओके। एंड आई वाज टू मच इन्वॉल्वड इन द प्रोफेशन इन सच कि मैं बच्चों को इस इंडस्ट्री की बुराई करता था ताकि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे। पर अच्छा। कुदरत का खेल कुछ अलग होता है। मुझे नहीं पता था कुदरत मुझे वहीं पे लाके रखेगी जिसकी मैं बुराइयां करता हूँ। तो आप मतलब बचपन से क्या सोचते थे, क्या बनना चाहते थे आप? जैसे सबका सबका ड्रीम होता है। अ, मैंने वैसे आई वुड से कि कुदरत ने मेरे साथ ऐसे किया है कि मेरे को कहीं भी बहाव में समुद्र के बीच में डाल दिया और मुझे वहां से मुझे बोला कि अब तू तैरना सीख ले। तो कोई भी चीज मेरे हिसाब से नहीं हुई है, वेरी फ्रैंकली कहूँ तो। हाँ, मेरे हिसाब से अगर कुछ हुआ है तो अभी जो फिलहाल मैं ऑडिशन की जो जानकारी देता हूँ वो मैंने एक स्ट्रैटेजी से पॉइंट ऑफ व्यू सोचा हुआ है। जैसे एक्टिंग तो मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था, उसके पहले मैं एजुकेशनिस्ट था। तो एजुकेशनिस्ट मैंने सोचा नहीं था कि मैं एजुकेशनिस्ट बनूंगा। मैं पब्लिशर था तो पब्लिशिंग का सोचा नहीं था। सो इट ऑल वेंट ऑन हैपनिंग और मैं भी बहाव के साथ बहते गया। अच्छा, ओके। तो जैसे आपने भी बताया कि आपने ऑडिशन का जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके बारे में सवाल है मुझे कि ऑडिशन में आप किस तरीके से मतलब अपडेट देते हैं कि उसमें पर्टिकुलर मान लो कि ग्रुप वाइज होता है कि मिक्स ऑडिशंस होते हैं, उसमें अपडेट जो होती है उसमें। देखो, बात यह है कि ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। अब जब लोग प्रोफेशनल सर्विस के पास से प्रोफेशनली उम्मीद रखते हैं तो उनको डेफिनेटली कुछ अलग सा देना होता है। तो अलग सा ये है कि ये जो मेरे ग्रुप से दे आर ओनली एडमिन ऑपरेटेड ग्रुप। मतलब यहाँ किसी का गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेजेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओके। मैं पोस्ट करता हूँ। मैं ओके। पोस्ट करता हूँ फिल्म के बोलो, सीरियल के बोलो, काफी सारे ऑडिशन अपडेट सब जगह से मैं इकट्ठे करता हूँ। इकट्ठे कैसे करता हूँ, मेरे खुद के दो ग्रुप बने हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वाले एडिड हैं। तो एक ग्रुप का आपको मालूम है कैपेसिटी 257 है, तो एक पूरा ग्रुप 257 का भरा हुआ है। दूसरे में कुछ करीब 60-70 है। तो 300 के आसपास के कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया के जो है उनके मैसेजेस मेरे को उस ग्रुप में आते हैं। अब ये ग्रुप में जो आते हैं उनको मैं लेता हूँ, उसको मैं छांटता हूँ, जेंडर वाइज मेल फीमेल अलग कर देता हूँ और फिर एज वाइज भी अलग कर देता हूँ और फिर मैं देता हूँ। और प्लस ऑफ कोर्स जो हमारे ग्रुप में जो हमारी इंडस्ट्री में जो बदनाम लोग हैं, जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उनके मैसेजेस में फिल्टर कर देता हूँ। वो ऑफकोर्स मेरे ग्रुप में तो आते ही नहीं, बट बाहर से भी जो मैं मैसेजेस लेता हूँ वहां पर जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनको मैं फिल्टर करके फिर बाकी की मैसेजेस में मेरे सब्सक्राइबर्स को देता हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स हो सके तब तक ऐसे लोगों से दूर है, उनसे बच के रहे। उनका पैसे का कोई मतलब उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। अच्छा, मतलब फिल्टर होके सब जो चीज़ें हैं वो ग्रुप में जाती है। तो जो भी बिल्कुल लोग हैं बिल्कुल। जो आपकी जो सर्विस लेते हैं उनको प्रॉपर और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिलती है मतलब। वेरी ट्रू। हाँ हाँ। मतलब आप एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं, तो आपका शूट भी होता है, शेड्यूल होता है, और आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो आप मतलब मैनेज कैसे करते हैं ये सारी चीज? देखो, एक एक्टर इज द मोस्ट लग्जरियस पर्सन ऑन द सेट इन द सेंस कि हम सेट पे जाते तो बेचारे स्पॉट बॉय सुबह से आके बैठे हुए थे, कैमरामैन आके लगाते, लाइटमैन लगाते, ये लगाते वो एक्टर का काम होता है जब उसका सीन होता है उसके आधे घंटे पहले उसको डायलॉग दिए जाते हैं। तब तक के लिए एक्टर सेट पे तो होता ही है, बट ही इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द सेट ऑल द टाइम। तब तक के लिए बैठे बैठे मैं व्हाट्सएप पे मेरा काम चल ही रहता है। और जैसे भी मैसेज आते जाते हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स है, इतने सारे मैसेज है, तो मैं कॉन्स्टेंटली 24/7 चालू रहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जब मैं शॉट के लिए जाता हूँ उस वक्त कैमरा के सामने मेरा व्हाट्सएप में साइलेंट कर देता हूँ। अदर देन दैट 24/7 मेरा व्हाट्सएप ऑन होता है। अच्छा। और आपसे जो ग्रुप में जुड़ना है तो लोग आपको कैसे मतलब कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, कैसे आपका कांटेक्ट कर सकते हैं? एक पिंग कर देंगे तो मैं मेरे ग्रुप में जुड़ने के चार्जेस वगैरह बता दूंगा। और फिर जैसे उनको पेमेंट कर लेंगे मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इसके अलावा अगर उनको कोई सवाल होता है तो सवाल अगर मुझे पूछते हैं और चैट करते हैं तो मैं चैट करना ये नहीं करता। मैं उनको बोल देता हूँ कि अगर कोई सवाल हो तो मुझे फोन करके पूछ ले। अच्छा, ओके।
और भी एक बात है कि मतलब जो ये ऑडिशन है वो आप मतलब मुंबई के लिए सिर्फ इसमें होती है इंफॉर्मेशन, या और जगह के लिए भी है इंफॉर्मेशन? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, जैसे ऑडिशंस अभी जो है, अभी जितने भी चल रहे हैं ऑनलाइन चल रहे हैं। तो आप कहीं से भी बैठे हुए कहीं के भी ऑडिशन दे सकते हो, क्योंकि आपको घर के बाहर तो निकलना नहीं है, अपने ही घर पे ऑडिशन की वीडियोस बना के भेजते हैं। तो मेरे पास से जो ऑडिशन की जानकारी आती है ऑल ओवर इंडिया की आती है। चाहे वो भोपाल में कोई शूट चल रहा हो तो उसकी भी ऑडिशन की रिक्वायरमेंट मैं ही पोस्ट करता हूँ। चाहे साउथ इंडिया की हो, हैदराबाद की हो, चेन्नई की हो या नॉर्थ इंडिया की हो, जो भी रिक्वायरमेंट है सारी की सारी मैं पोस्ट करता हूँ। उसमें से आपको जहां पर फिट बैठते हो, अगर आपको बोला पैन इंडिया आर्टिस्ट चाहिए तो इंडिया में कहीं से भी आर्टिस्ट चाहिए तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर वो बोले नहीं हम लोग पर्टिकुलरली भोपाल की चाहिए या मुंबई की चाहिए तो फिर वो मुंबई के आर्टिस्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो जितने भी ऑडिशन चल रहे हैं सारे के सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। तो आप कहीं से भी बैठे बैठे कहीं के भी ऑडिशन कर सकते हो। और अगर आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हो तो इट इज अ प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन आपको अपने खर्चे से बुलाएगा, खिलाएगा पिलाएगा रहने के, जब तक आपका शूट चलेगा तब तक। और इसमें जो होते हैं ऑडिशन, उसमें मतलब एड फिल्म होती है, सीरियल के होते हैं, फिल्म के होते हैं, मतलब उसमें बिल्कुल बिल्कुल, हर ऑडिशन। चीज के ऑडिशन की जानकारी होती है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे टीवी कमर्शियल हो, डबिंग के भी होते हैं, प्रिंट शूट के भी होते हैं, रैंपो के भी होते हैं, वेब सीरीज के भी होते हैं, हिंदी भी होते हैं, मराठी भी होते हैं, भोजपुरी भी होते हैं। आई मीन एक एक्टर अच्छा। बनने के लिए एक्टर को जो जो चीजें जरूरी है सारी की तो सारी चीजें उसको ऑल अंडर वन रूफ मिल जाती है। इसलिए मतलब किसी बंदे ने मेरे को बोला सर आपने तो एक मॉल खड़ा कर दिया है, दैट इज आई कॉल्ड माई सेल्फ एन ऑडिशन मॉल ऑल्सो। एक मॉल में ओके। जैसे हर चीज मिल जाती है वैसे। अच्छा। और बात करते हैं तो मतलब ऑडिशन देने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब आपने जो भी अपडेट दी है, तो लोग आपसे जुड़ चुके हैं, आप उनको रोज अपडेट भी देते हैं, तो उसके बाद एज एन एक्टर उसको क्या करना चाहिए ऑडिशन देने के लिए? उसको क्या प्रिपेयर करना चाहिए? देखो मैं ऑडिशन एक तो ग्रुप वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज तो मैं अलग करता ही हूँ। अब अलग करता हूं, मतलब मेरे 16 से 30 वाला एज ग्रुप है। अगर आप 25 साल के हो, तो अगर आप 25 साल के हो तो आपकी स्क्रीन है 2-3 साल छोटी, मतलब 23 और 24 वाले में भी आप फिट बैठते हो। बट सिर्फ उम्र नहीं देखनी है, आपका लुक देखना है कि उसको बंदे को, कास्टिंग वाले को कौन से लुक वाला बंदा चाहिए। क्या उसको कोई देहाती लुक चाहिए, क्या उसको कोई एनआरआई लुक चाहिए, क्या उसको कोई कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, क्या उसको कोई मजदूर चाहिए। आपको देखना है कि आपका लुक कहां पर बैठ रहा है। अगर आपका उस लुक में बैठ रहे हैं और उसकी प्रोफाइल, बाकी प्रोफाइल मतलब उसने जो कहा है उसको नॉर्थ इंडियन चाहिए, उसको फला फला भाषा आनी चाहिए, उसको स्विमिंग आना चाहिए, ये सब चीजें अगर आपके साथ मैच होती है तो आप अपना प्रोफाइल उसे भेजिएगा। अगर आपका प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच होता है तो वो आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं। उस स्क्रिप्ट को आप देखिए, स्क्रिप्ट को समझिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना ड्रेस कोड पहनिए, कैरेक्टर को समझिए, ऑडिशन के वीडियो बना लीजिए। आप खुद मत बनाइए घर में, या तो आप ट्राइपॉड पे स्टैंड पे लगा पे, या फिर किसी को बोलिए शूट करने को, और उस वीडियो को बाद में आप उनको भेज दीजिए। अगर आपने वीडियो में आपका जो एक्टिंग है उसके कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एक्टिंग मैच हो जाती है, वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो मतलब वो सामने से कांटेक्ट करेंगे हम? मान लो अभी ऑडिशन उनको भेजा है तो फिर बार बार कॉल करके या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? वो सामने से ही हमें कांटेक्ट। कॉल नहीं करना, वो आपको खुद ढूंढेंगे। अगर आप उस कैरेक्टर में फिट है तो वो आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, आपको उनको फॉलो अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब हमें फॉलोअप नहीं करना है, वो खुद सामने से अगर कांटेक्ट करेंगे अगर हम उसमें फिट बैठ रहे हैं उस रोल के लिए बिल्कुल तो? बिल्कुल, क्योंकि आपने ऑडिशन में अपनी डिटेल तो बताई हुई है, अपने नाम नंबर प्रोफाइल वगैरह जब दिया है तो आपका नंबर भी तो दिया हुआ है, या आपका ईमेल एड्रेस से जब आपने भेजा है तो वहां कहीं ना कहीं से वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आपको उन्हें सिर्फ अपना प्रोफाइल भेजना है, अपना ऑडिशन का वीडियो भेजना है, उसके बाद सब उनके ऊपर छोड़ देना है। ओके। ऑडिशन में और चीज है कि ऑडिशन में हमारी मतलब लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब रिक्वायरमेंट होती है जैसे भोजपुरी है, हिंदी, तो हिंदी में भी प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग के दो हिस्से होते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है और दूसरी भाषा होती है। और भाषा के ऊपर अगर कमांड नहीं है तो आपको अपनी भाषा पे काम करना चाहिए, अपने डिक्शन पे काम करना चाहिए। एक भाषा एक अलग चीज होती है, मुझे गुजराती आता है बट गुजराती में एक सूरत का डिक्शन अलग होता है, सौराष्ट्र का डिक्शन अलग होता है, अहमदाबाद का अलग होता है। तो डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, वो सब के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन आपको आना चाहिए, कब कैसे आवाज में बात करनी है, कभी मीठी आवाज में बात करनी है, कभी सॉफ्टली बात करनी है, कभी ऊंची आवाज में बात करनी है। ये सब चीजें आपको, इसमें आपको थोड़ी आपकी जो इंटेलिजेंस बहुत काम कर लीजिए कि आपको डायलॉग पढ़ के आपको उस मोनोलॉग को समझना चाहिए कि इसमें क्या एक्सप्रेशन है, क्या फीलिंग बताई है, क्या ये अपनी माँ से
से बात कर रहा है या अपनी नौकरानी से बात कर रहा है, तो माँ के साथ बात करने का टोन डेफिनेटली अलग होगा, नौकरानी के साथ बात करने का टोन अलग होगा। तो ये बात एक एक्टर को समझना बहुत जरूरी है, या एक्टर को एक इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि हर कैरेक्टर के लिए उसका बिहेवियर बदल जाता है। एज ए सेड, अगर कोई रास्ते पर किसी भिखारी को जब 10 रुपए दे रहा है, उस वक्त का उसका जो देने का तरीका होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन होता है, और वही एक मंदिर के पुजारी को अगर दक्षिणा दे रहा है, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो ये चीजें एक समझदार इंसान होता है वही समझ सकता है। देना ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से देते हैं, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों के जो यूज होता है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, उसी को तो एक्टर कहते हैं। हाँ, सही बात है। और एक बात है कि जो ऑडिशन देनी होती है, तो आजकल तो ऑनलाइन चल रहे हैं, पर जब कहीं पर जाते हैं हम, तो वहाँ से वो लोग स्क्रिप्ट देते हैं। तो अभी स्क्रिप्ट बिल्कुल। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फिर उसमें उसको मतलब याद कैसे कर ले उस चीज़ों को। स्क्रिप्ट कई बार ऐसा होता है कि लंबी होती है, तो फिर वो याद नहीं रहती है, और उस तरीके से फिर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। देखो, स्क्रिप्ट को रटना नहीं होता है, कोई भी चीज को रटना नहीं होता है, स्क्रिप्ट को पढ़ लीजिए, कैरेक्टर को पहले समझ लीजिए कि कैरेक्टर क्या कहने जा रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, और फिर वो स्क्रिप्ट को 3-4 बार पढ़ के आप उस स्क्रिप्ट को अपने आप के अंदर उतार लीजिए, उस कैरेक्टर में चले जाए कि ये कैरेक्टर ये बोल रहा है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो कैरेक्टर में जब आप घुसोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा मुझे ये बोलना है। अगर मुझे चोर का कैरेक्टर है और मुझे पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वो डायलॉग में वो चीज है, तो मैं पहले जो चोर है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, पुलिस मेरे को मारेगी तो मैं क्या बोलूँ, वो एक थोड़ी सी समझदारी आ जाती है। फिर मैं वो स्क्रिप्ट 3-4 बार पढ़ लेता हूँ, और फिर अगर मैं जब कैमरा ऑन होते ही मैं जब ट्रांसफॉर्म होता हूँ उस कैरेक्टर के अंदर, तो अपने आप एक कलाकार के अंदर वो अपने आप वो फ्लो चालू हो जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। एक नल खोलने की बात है, नल खोल दे पानी अपने आप जैसे आ जाता है। तो अगर आप सही कलाकार हो, अगर आप में वो टैलेंट है, तो आपने खाली स्क्रिप्ट समझ लिए कि आप चोर है और आप आज चोरी करते पकड़े गए हैं। वैसे आप खानदानी चोर नहीं है, बट आज मजबूरी में आप चोरी कर रहे थे और आप पकड़े गए हैं। तो अब आप वो डायलॉग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको, हाँ यार, यहाँ तो मैं बेचारा लाचार हूं, और उस हिसाब से आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में, आपकी आंखों में ये सब अपने आप आ जाता है, अगर आप में वो टैलेंट है तो। नहीं है तो फिर खुदा बचाए आपको। और एक जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो एक्सप्रेस करना होता है हमें। तो कई बार ऐसा होता है कि डायलॉग तो हो जाता है, पर फिर एक्सप्रेशन ऐसे नहीं आते हैं कि मान लो कुछ ऐसा है कि रोने का सीन है, या कुछ ऐसा सीन है, तो वो ऑन द स्पॉट नहीं आता है कई बार। तो देखो, एक्टिंग एक बात है, एक्टिंग इनबॉर्न तो होती है, बट साथ में थोड़ी ट्रेनिंग तो जरूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि लोगों को थिएटर कीजिए, थिएटर करोगे तो क्या आपका एक्टिंग का ये जो अंदर की जो कला है वो खिलेगी। और हाँ, थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में फर्क तो है, बहुत है। बट अगर एक्टिंग का एज शुरू करना है तो थिएटर से करो, और एक थिएटर एक्टिंग होने के बाद जैसे आपको एक्टिंग आने लगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है थिएटर एक्टिंग से कैमरा एक्टिंग, वो मुश्किल नहीं है, आसान है। और ये सब चीजें वहां सिखाई जाती है कि किस तरह से कैसे मूड बनाया जाता है, क्योंकि आपको चौबीसों घंटे नहीं रोना है। जैसे कैमरा ऑन होता है, एक्शन बोले जाए, उस वक्त आपको जो इमोशन लाना है, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। और ये जो कई बार हम लोग सुनते हैं ऑनलाइन एक्टिंग वगैरह, ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती। देखो, एक्टिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे स्विमिंग जो है, साइकिलिंग सीखना है, तो साइकिल आपको मैं ऑनलाइन सिखाऊं कि चलो ऐसे करो, थोड़ी जब तक आप साइकिल में बैठोगे नहीं, बैलेंस आपका जाएगा नहीं, थोड़ा गिरोगे नहीं, थोड़ी खरोश नहीं आएगी, थोड़ा खून नहीं बहेगा, साइकिल नहीं सीख सकते। इसी तरह एक्टिंग भी ऑनलाइन नहीं। हाँ, जिसको एक्टिंग ऑलरेडी आती हो वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, बट अदरवाइज एक्टिंग के लिए तो आपके सामने एक गुरु होना चाहिए। एक गुरु वो होना चाहिए कि आप जब कुछ परफॉर्म करते हो तो आपकी चीजों को देखे, आपको करेक्ट करे कि नहीं बेटा, ये जो तुम्हारा मसल्स है ना, इसको थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा करो, थोड़ा हास्य के लिए ज्यादा ये करो या हास्य के लिए कम करो, रोने के लिए ये करो, ये तुम्हारे ऊपर जो फ्राउन आती है, ये आईब्रोज आता है, क्या मूवमेंट करना, वो सामने आपको करेक्ट करने वाला बंदा चाहिए, क्योंकि आप हर चीज सही नहीं करने वाले। तो जब आपको कुछ सिखाया जाता है और आप परफॉर्म करते हो, तो आप जो परफॉर्म करते हो तो वो 10 में से आपको 8 या 7 या 6 वो गुण देंगे, और उसी हिसाब से आपको मॉडिफाई करेंगे, तभी आपकी एक्टिंग खिलेगी। अच्छा, मतलब आप जो मतलब क्लासेस है या थिएटर है लोकल है, वहां पे जाकर सीखना है, वो सही रहेगा बहुत कि जरूरी है। ऑनलाइन की बजाय। मतलब लोग आज ऑनलाइन ऑनलाइन में मतलब डिफरेंस बात है बहुत कि ऑनलाइन हर करते चीज। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कोई ऐसे कैसे ढूंढे ऐसे मतलब क्लासेस को। मतलब आजकल क्लासेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्लासेस है उसमें मतलब नहीं सीखने को मिलता है जो मिलना चाहिए।
देखो, एक तो मैं कहता हूँ कि एक तो लोकल थिएटर ग्रुप्स अच्छे होते हैं कि जो परफॉर्म करते रहते हैं। आप थोड़ा अपना गूगल सर्च कर लेंगे तो आपको अपने एरिया में कोई लोकल थिएटर ग्रुप्स करेंगे और उन्होंने कितने प्लेस किए, कैसे फ्रीक्वेंटली हर 3 महीने में प्ले करते क्या है। तो मगर आपको पता है कि एक थिएटर ग्रुप हर 3 महीने में प्ले कर रहे हो और आप जुड़ जाते हो, तो आपको पता है कि चलो ये 3 महीने में शायद आपको सीखने को टाइम लगे, तो अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं आप परफॉर्म करोगे। अगर आप क्लासेस में भी जाते हो तो क्लासेस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि वो आपको क्या क्या बता रहे हैं, कि क्या क्या देंगे। अगर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हुई तो जरा समझ जाइएगा कि हम आपको लेकर फिल्म बनाएंगे, ऐसा वैसा ये वो करके। हाँ, तो क्या मतलब नहीं, वैसा ही होता है कि मतलब ऐसे क्लासेस में जाते हैं तो ऐसा होता है कि मैंने बोलते हैं कि मतलब मैंने तारक उल्टा चश्मा में, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ऐसे काम दिलवा दूंगा या यहाँ पे कुछ काम दिला दूंगा, ऐसे मतलब बड़ी बड़ी बातें होती है, तो मतलब फिर कैसे पता चलेगा। तो ये एक एक्टर को समझदार होना चाहिए कि इन बातों को फिल्टर करने आना चाहिए। क्योंकि देखो, तस्वीरें मैं किसी के भी साथ में छुपा सकता हूँ। आपने देखा होगा मुन्ना भाई फिल्म में जो हमारे बोमन ईरानी जी अलग अलग बिल क्लिंटन के साथ भी तस्वीरें करती थी। तो तस्वीरें देखने से पता नहीं चलता कि कौन बंदा कहाँ कौन से सेट पे काम कर रहा है। आपको उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल से और आपकी खुद की इंटेलिजेंस से पता चलेगा वो आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। और इंक्वायरी कर लेते हैं, जैसे सर आजकल गूगल से तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है। और फिर भी उसने जो 4 नाम बताए होंगे तो उनके बारे में देखो कि सही में उस, अगर उसने कहा कि मैंने तारक मेहता में कास्टिंग किया हुआ है, तो तारक मेहता की साइट पे जाओ, वेबसाइट पे हर चीज लिखी हुई होती है। तो कौन से कास्टिंग डायरेक्टर उसके साथ जुड़े हुए हैं आपको वहां से मिल जाएगा। अगर कहाँ से किसी का नंबर मिल गया तो उधर फोन करके पूछिए कि सर आपने फला फला बंदे के बारे में मैंने सुना है कि वो आपके वहाँ कास्टिंग करते, क्या ये सच है क्या? आपको वहीं से सच पता चल जाएगा। प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स मिल जाएगी, तो एक बार चक्कर लगा के प्रोडक्शन हाउस में चले जाओ, उधर पूछताछ करो। तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड करना आसान हो गया, बट फ्रॉड वालों को पकड़ना भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से पकड़ सकते हो। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले हम आपको लेके फिल्म बनाएंगे, अच्छा सर अच्छी ऐसी बात है, तो अभी आपने अभी तक कितनी फिल्में बनाई हुई है, आप उसी को उसके प्रश्न में पूछ सकते हो। क्योंकि अगर इतने सालों से बैच कर, मैंने 25 साल का अनुभव, तो 25 साल में अगर आप 3 महीने में एक बैच कंडक्ट करके एक फिल्म बनाते हो, तो एक साल में 4 फिल्म बनाए, तो 25 साल में 100 फिल्म होनी चाहिए। 100 नहीं तो 50 फिल्म तो दिखाओ हमें। तो उसका झूठ आप पकड़ सकते हो। मतलब आप में वो कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो जो आपको ललचाने वाला बड़ी बड़ी बातों के पास, तो मतलब उस बातों से आपको सच्चाई निकालने को आना चाहिए। ओके। और था कि जो जैसे आजकल ऑडिशन है उसमें भी फ्रॉड होते हैं, तो आपके ग्रुप में जुड़ने के बाद उसमें भी ऐसा कुछ होता है, कई बार ऐसा कुछ हुआ हो या इससे लोग बच जाते हैं, ऐसा कुछ। देखो, मेरी बात तो है कि यहाँ तक मैंने इंडस्ट्री में जितने जो बुरे लोगों को या ब्लैक लिस्टेड लोगों को मैंने अलग ही फ्रेम करके रख दिया है। तो उनके मैसेजेस तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। ओके। और बाकी क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में तो रोज नए नए लोग आ जाते हैं, नए नए नंबर्स लेके आ जाते हैं। नया सिम बदल दिया तो नाम बदल दिया, एक बंदे ने पहले कुछ और नाम रखा था, वो दो भाई उस नाम से बदनाम हो गए, तो फिर उन्होंने नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया। अभी अब तीसरे नाम से कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे नाम बदल के आ जाता है, शुरू में हमको पता नहीं चलता है, पर फिर थोड़े दिनों में पता चल जाता है। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है, अभी एक मैसेज मैंने एक ग्रुप में डाला तो 250 सब्सक्राइबर है अगर, तो 250 में से कुछ 10 लोगों ने भी उसको संपर्क किया होगा। और उस 10 लोगों के साथ उसने जो इंटरैक्ट किया होगा उससे पता चल जाता है ये बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है। और मेरे सब्सक्राइबर कभी भी मेरे साथ फोन करके बात कर सकते, सर इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं उनसे चैट मंगवा लेता हूँ। उस चैट से पता चल जाता है, तो मैं बाकी सब लोगों को चौकन्ना कर लेता हूँ, लालटेन लेके खड़ा रह जाता हूँ कि बेटा इससे बच के रहो, ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा आपसे पैसे मांग रहा है, ये बंदा लड़कियों के साथ ऐसी वैसी बातें कर रहा है, ये लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइज की बातें कर रहा है, ये बंदा रजिस्ट्रेशन के पैसे मांग रहा है, इसने आगे अभी तक कोई काम नहीं किया, नया बंदा है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी दे के ग्रुप में वार्न कर देता हूँ। तो एटलीस्ट हाँ मेरा तो एक फर्ज बनता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको मैं जो चीज हो फिल्टर करके दूं, और मैं कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे उनके साथ अलर्ट रह के मैं फिल्टर करके देता हूँ। ओके। और इसमें ऑडिशन में कोई चार्ज होता है रजिस्ट्रेशन का, मतलब उसमें फीस देनी होती है या ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऑडिशन का कोई चार्ज नहीं होता है। ऑडिशन का चार्ज लेने वाले मतलब उनके पास कोई काम धंधा नहीं, स्टूडियो का भाड़ा निकालने और ऐसे ही ऑडिशन लेने आ गए, तो फिर वो आपसे चार्ज लेते हैं। मतलब वो जेन्युइन ऑडिशन नहीं हो सकते। जेन्युइन ऑडिशन होते हैं वो कि जो आपसे कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि उनको भी आपकी उतनी ही गरज है जितनी आपको उनकी है। अगर कोई बंदा बोलता नहीं चार्ज लगेगा या आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आप शक की निगाह से देख सकते हो। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर मैं यशराज में शूटिंग करने जा रहा हूँ या ऑडिशन देने जा रहा हूँ, तो यशराज ने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया। तो प्रोडक्शन हाउस क्यों आपसे पैसा लेगा? तो जो बंदा बोलते नहीं पैसा लगेगा, तो बंदा, वो बंदे के पास पैसा है ही नहीं, तो वो फिल्म कहाँ से बनाएगा? अगर वो ऑडिशन के पैसे आपसे मांग रहा है, मतलब उसके पास फिल्म या कुछ बनाने के पैसे है ही नहीं। आप समझ जाओ कि बंदा खोखला है, वो चीट करने निकला है, फ्रॉड करने निकला है। हम्म, सही बात है। और सिंटा कार्ड की भी कुछ लोग डिमांड करते हैं कि अगर आपके पास सिंटा कार्ड है तो ही हम आपको काम देंगे।
तो सिंटा के लिए भी वो लोग पैसे मांगते कि आप हमें पैसे दो तो हम ऐसा कुछ कार्ड बना के दे देंगे आपके एज एक्टर का। तो ये जो सिंटा कार्ड बना के देने वाले लोग होते हैं ना, वो सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं, क्योंकि सिंटा का कार्ड सिंटा की ऑफिस में सिर्फ आप और आप जाके ही बना सकते हैं। आपके बदले मैं सिंटा के मेंबर हूं, बट मैं बोलूं चलो मैं तुमको कार्ड बना के दूं, मतलब कि मैं फ्रॉड हूं। सिंटा का कार्ड सिर्फ और सिर्फ सिंटा की ऑफिस में होता है। और अगर कोई बोले सिंटा का कार्ड मैं बना के देता हूं, तो समझ जाइए कि वो बंदा फ्रॉड है। ओके। और कार्ड बनाना किसी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक एक्टर के लिए एक आर्टिस्ट का कार्ड होना जरूरी है। और वो भी जेन्युइन, मतलब कि सिंटा जैसा कार्ड हो। क्योंकि अगर कहीं कोई प्रोडक्शन में मेरे पैसे फंस जाते हैं और वो प्रोडक्शन से मेरे पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो एक सही इंस्टीट्यूशन होगी, एक संस्था होगी, सिंटा जैसी एक बड़ी संस्था होगी, वो मेरे पैसे निकाल सकती है। बट अगर मैंने जहां कार्ड लिया है वो बंदा ही फ्रॉड है, मतलब वो मेरा पैसा कहां से निकाल, क्योंकि खुद नहीं चोरी की हुई है। तो जो जेन्युइन होते हैं, सिंटा जैसे लोग होते हैं, या अभी मुंबई में अगर काम करना है तो शिवसेना का भी कार्ड चल सकता है, मनसे का भी कार्ड चल सकता है। तो ये लोग आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। पर बाकी तो आजकल वो जैसे आरटीओ के बाद टेबल लेके बैठ जाते हैं, तो वैसे कार्ड बेचने वाले भी बैठ जाते हैं। हर दुकान में एक कार्ड बेचने वाला होता है, और वो बोलता है कि नहीं मेरा कार्ड सही है, बाजू वाले का कार्ड गलत है, बाजू वाला बोलेगा मेरा कार्ड सही है, तीसरे वाले का गलत है। तो ये कार्ड वालों के कार्ड की कोई कीमत नहीं, क्योंकि खुद भी फ्रॉड है। बट अगर आपकी सेफ्टी के लिए कार्ड बनाना है तो सिंटा है। सिंटा इंटरनेशनल अफिलिएशन से भी है। तो अगर आप कहीं बाहर शूट करते हो और कहीं फंस जाते हो, तो सिंटा आपको हेल्प कर सकेगी, और कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। बाकी लोकल जैसे शिवसेना का कार्ड है, मनसे का कार्ड है, ये सारे कार्ड भी, बीजेपी का भी कार्ड है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के कार्ड भी फ्रॉड नहीं है, ये आपको काम लगेंगे। बट ओनली इफ दे आर दीज पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को अपना गुडविल और अपना रेपुटेशन देखना है, तो वो ऐसे छोटा मोटा फ्रॉड नहीं करेंगे। और बाकी ऐसे 7 लोग मिलके भी एक छोटा सा ये बना देते हो और अपना कार्ड और चिट्ठी लेके निकल पड़ते हो, जैसे पावती लेके निकल पड़ते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, तो वो सब फ्रॉड होते हैं। और आपका जब आपने जब स्टार्ट किया था, आपने जब पहले शुरुआत की इस इंडस्ट्री में, तो आपने कैसे ऑडिशन दिया था? और आपको फिर ऐसा कैसे, मतलब आपको कब लगा कि मुझे भी ऐसा ऑडिशन का ग्रुप स्टार्ट करना चाहिए या ऐसा कुछ? मतलब आपका कुछ इस पे, इसके पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, उससे आपको कुछ ऐसा आइडिया आया है? नहीं देखो, हमारे टाइम में तो ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं, तो हम उतर के 10 मतलब सुबह 12 बजे घर से निकलते, 2 बजे अंधेरी स्टेशन पहुंचते, फिर एक आराम नगर जाते, आराम नगर 2 जाते, वहां के बहुत सारे स्टूडियो में चक्कर लगाते, सर कुछ है क्या हमारे लिए, कुछ है क्या, मेरी एज का कुछ है क्या, ऐसा है वैसा है, ये फिट नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है, ऐसा करते करते 8-10 स्टूडियोज में चक्कर मारो। आराम नगर 2 से आराम नगर 1 चले आओ, आराम नगर 1 से फिर चलते चलते फिर महाड़ा चले आओ, फिर वो आपके श्री जी चले, मतलब ऐसे 10-12 स्टूडियो में घूमो, और आपको 8 बजे पता चले एक स्टूडियो में जाओ कि हाँ सर आप फिट है। अब वहां पर जब जाओ तब तक आप पूरे थक के जीरो हो चुके हो, आपके एनर्जी लेवल जीरो हो चुके हो, जबकि ऑडिशन में आपको अपने एनर्जी देनी है कैमरे के सामने। तो वो उस जमाने में कोई फैसिलिटी ऐसे थी नहीं। फिर हुआ ये कि मेरे पास जो सर्विस प्रोवाइडर था, उन्होंने कुछ 149 रुपीज में 200 मैसेजेस का पैक दिया था। तो जब व्हाट्सएप नहीं था तभी की बात करूं, तो मैं ऐसे मैसेजेस, ऑडिशन के मैसेज में दुनिया भर को देता था, ऐसे एज ए सोशल वर्क और चैरिटी बोलो या फ्रेंडशिप बोलो, जो भी बोलो। जब व्हाट्सएप शुरू हुआ तो फिर मैंने व्हाट्सएप के जरिए मैंने क्या कहता था, ऐसे बहुत सारे मैसेज इकट्ठे करके मैं जितने ग्रुप में था, मैं ग्रुप में सब बांटने लगा। 50-50, 100-100 मैसेज जाते थे। तो एक तो मैं भलाई कर रहा था, बट लोग कंपेयर करने लगे, अरे यार तुम्हारे मैसेज की वजह से हमारा फोन हैंग हो जाता है, ऐसा वैसा। अब मेरी तो कोई गलती है नहीं, अरे आपके फीमेल के मैसेजेस ज्यादा होते हैं तो हमारे तो कोई काम के नहीं। तो फिर मैंने सोचा अगर सबको क्लासिफाइड सर्विस चाहिए, तो फिर मैंने क्लासिफाइड सर्विस देना शुरू कर दिया, मैसेजेस बाइफरकेट करना, और उसके लिए मैंने मामूली से चार्ज लेने शुरू कर दिए। और वहीं से शुरुआत हुई एक प्रोफेशनल सर्विस की, कि आज लोगों को अगर एक्टर बनना है तो उनको कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ग्रुप के साथ जुड़ जाए और उनको सारी की सारी जानकारी फिल्टर होके मिलती है। और ऑडिशन, जब ओपन ऑडिशन होते भी थे और अभी भी जब होंगे, तब उनको 10 जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एज वाइज और जेंडर वाइज उनको सारी डिटेल्स अलग करके देता हूँ। उनको खाली जिस स्टूडियो में उनका ऑडिशन का काम होगा, वही 3 या 4 स्टूडियो में जाके अपना ऑडिशन देना है। 100 जगह चक्कर नहीं काटने, अपनी एनर्जी, अपने पैसे, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ओके। इसमें ऑडिशन में कुछ दो प्रकार के ऑडिशन होते हैं, कुछ शॉर्ट लिस्ट और ओपन। तो उसमें क्या होता है, मतलब डिफरेंस? देखो, ओपन ऑडिशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट जब होती है, तो रिक्वायरमेंट का डाल के ईमेल एड्रेस पे, या जैसे ओपन ऑडिशन आजकल होते हैं, तो ईमेल एड्रेस पे बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आ जाती है। अब ये सारी की सारी डिटेल जो आती है, सपोज एक कैरेक्टर के लिए अगर 100, 200, 300 लोगों की रिक्वायरमेंट, सबके सब कैरेक्टर में फिट नहीं होते। उनको चाहिए एक 50 साल का बंदा चाहिए, एक एनआरआई लुक चाहिए, एक इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, और सब लोगों ने भेज दिया। उसमें से जब 200-300 ने भेजे, तो उसमें से शायद वो जो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फिट होने वाले
शायद 50 या 100 होंगे, और वो 50 या 100 में भी बाकी सब प्रोफाइल देखेंगे कि इसका हमको नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज चाहिए, हमको असमीज लैंग्वेज चाहिए, असमीज कितने लोग हो, ऐसे फिर सिलेक्ट करके ये सब में से वो पहले 100-200 थे, उसमें से 50 तक गया, 50 में से 10 है कि इनको सबको वो जो भाषा जो चाहिए, वो जो लुक जो चाहिए, वो सब इनको फिर ये शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन, कि पूरे झमेले में से जो काम की चीजें निकाल दो, वो उनको बुलाओ, दैट इज अ शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन। और कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जो जर्नी रही है आज तक आपने जो काम किया है इंडस्ट्री में, तो उसकी आपकी जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। जर्नी में तो ये कहूंगा कि इंडस्ट्री में काम बहुत है, बस आप सही हो और आपको सही लोग मिले। अगर आप सही हो तो जैसे आपको कास्टिंग वालों की जरूरत है, कास्टिंग वालों को भी अच्छे एक्टर्स की जरूरत होती है, तो आपके लिए काम बहुत है। बट सेट पे जाके नखरे मत करो, वक्त पे पहुंचो, छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़ा मत करो, अगर और मिनिमम टेक्स में काम कर दो। कई लोग ऐसे सेट पे जाके बहुत नखरे कर लेते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं, और जब टेक की बारी आती है तो एक सीन के लिए 15 टेक कर लेते हैं, 20 टेक कर लेते हैं। उतना टाइम किसी बात है नहीं, क्योंकि हमारी जो आज इंडस्ट्री जो है, सीरियल जो चल रही है, तो दिन में उनको 22 मिनट निकालने होते हैं, तो दे हैव अ टाइम बाउंड शेड्यूल, तो दे डोंट वांट टू, मतलब उनको मोगले आजम नहीं बनानी है कि आप एकदम बहुत ये करो वो करो। आप जो टेक देना है वक्त पे डायलॉग बोलो, सही ढंग से बोलो और जल्दी जल्दी निकल जाओ। तो आई हैव हैड अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मैं कुछ 2007 से 17 तक कुछ 10 एक साल मैंने एक्टिवली काम किया। अभी मैं एक्टिवली एज एन एक्टर नहीं हूँ, मैं एज एन ऑडिशन अपडेट्स और एक्टर काउंसलर के तौर पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। छोटा मोटा शूट फिर भी कर लेता हूँ। अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे एक सेबी की एड मेरी आ रही है, फिर एक और एड शायद आएगी बहुत जल्द। तो छोटा मोटा मैं काम कर लेता हूँ, बट बेसिकली मैं अभी एक्टिंग में उतना एक्टिव नहीं हूँ। लास्ट मैंने एक फिल्म की थी गब्बर इज बैक। तो इंडस्ट्री में काम बहुत है, और अगर आप में डिसिप्लिन है, आप में टैलेंट है और आप मेहनत कर सकते हो, तो बस आपके लिए तो काम ही काम है। अगर आप में कोई ना कोई कमी रह गई होगी तो फिर ऊपर वाला आपको बचाए। और लास्ट में आप जो भी ये देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये इंडस्ट्री को एक नॉर्मल इंडस्ट्री की तरह देखिए, ग्लैमर छोड़िए, उसके बाद सोचिए कि जैसे एक डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस के 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, वकील बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है, तो हर चीज में यहाँ पर भी अपने आप को तैयार करके आइए और एक गोल लेकर आइएगा। और साथ में ऑफकोर्स ये इंडस्ट्री की बात मैं खास इसलिए करूंगा क्योंकि बाकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये इंडस्ट्री में सिक्योरिटी थोड़ी कम है। तो आप एक बैकअप प्लान भी लेके आइए कि अगर आपका तकदीर कहीं ना कहीं काम न करे, तो एटलीस्ट आप भूखे ना मरो और आपको कोई और खतरा ना हो। तो तैयारी करके आइए, एक्टिंग सीख कर आइए, एक्टिंग के बारे में छोटी मोटी जानकारी लेकर आइए, और इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा होमवर्क करके आइए। एक्टिंग सीखना एक अलग बात है, होमवर्क करना एक अलग बात है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये सब करके आइए, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है, इन द सेंस कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी काम मिल सकता है। तब तक अगर आप अपने आप को सस्टेन कर सको। बट अगर आप एक बोलो सर मैं गरीब घर से हूं और मैं यहाँ कमाने आया हूं, तो सॉरी, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट बंबई के रहने के, खाने पीने के खर्चे, और आप खर्चे तो होते जा रहे हैं, बट जैसे आप चाहते हो कि मैं बॉम्बे स्टेशन उतरूं और कल को कल काम मिल जाएगा, वैसे काम नहीं मिलता। तो ये सब तैयारी के साथ, एक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आना जरूरी है। आपने खुद के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझना है कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास कितने साल चलने उतनी सेविंग्स है, कितना सही है, कितना गले, मेरे पे जिम्मेदारियां कितनी है। तो ये सब सोच समझ के आओ। तो बस सोच समझ के अगर आंखें खुली रख के आते हो तो इंडस्ट्री में काम बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगर आप नादान हो और ऐसे उठ के चले आए कि मैं चिकना दिखता हूँ इसलिए मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो फिर आपके लिए इंडस्ट्री गलत जगह है। और आपसे अगर कांटेक्ट करना है, आपके ग्रुप से जुड़ना है, तो आपका नंबर जो है वो हमें बताइए। तो मतलब दर्शकों को पता अब चले मेरा कि व्हाट्सएप आपको। नंबर है 9, जी हाँ जी हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9820742416। मैं रिपीट करता हूँ, 9820742416। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई कर दोगे ना, तो मैं उस वक्त के जो रेट्स, प्रिवेलिंग रेट्स है मैं बता दूंगा। और उसके बाद अगर वो पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी है, तो चैट करने की बजाय आप मुझे फोन कर सकते हैं। ओके। तो बस मित्र, मतलब दोस्तों, आप सर से जुड़ सकते हैं, और ऑडिशन की अगर आपको अपडेट चाहिए तो विपुल सर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको ये नंबर नीचे दिख रहा है, तो उस पर आप कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। और विपुल सर, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और आपने बहुत सारी जानकारी दी है कि जो लोगों को बहुत ही मतलब मददगार होगी। तो आपका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे निकुंज जी ने कहा,
निकुंज जी ने भी इतनी मेहनत की है, तो मैं आप निकुंज जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतना टाइम निकाल के आपने ये इंटरव्यू हमारा देखा और आप मेरी ज़्यादा जानकारी तो इन्होंने मेरा नंबर तो दिया ही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। जैसे आपको पता है मेरा नाम विपुल भट्ट है, तो मेरे चैनल पे भी आपको मेरे बारे में बाकी डिटेल्स मिलेगी, कॉन्टैक्ट भी करना होगा। और जैसे निकुंज जी जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे चैनल पे मैं इंडस्ट्री के सही लोग नाम की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जहाँ पर जो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो सही लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके इंटरव्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सही लोगों से जुड़े और कहीं गलत फँस ना जाए। दिस इज़ अ टोटल सोशल वर्क और चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, तो आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं और कभी कोई भी आपकी तकलीफ हो तो आप निकुंज जी से तो कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं और उसके अलावा मेरा भी डिटेल्स आपके पास है, तो आप एनी टाइम वेलकम है। टेस्टिमोनियल्स मेरे यूट्यूब पे चैनल पे लगे ही हुए हैं, ओके। आपको दिख जाएँगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और अभी ओके। जैसे आप देख रहे होंगे, आप कभी टेलीकास्ट करने वाले पता नहीं, बट अभी स्टार प्लस पे एक सीरियल आ रही है इमली, तो इमली का जो टाइटल रोल कर रही है वो लड़की सुम्बुल तौकीर, वो हमारी सब्सक्राइबर है। अभी एक और बच्ची है, शायद उसका नाम अभी उसका नाम मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत जल्द अभी आज कल ही वो जा रही है पार्ले कुकीज़ की एड शूट करने के लिए गोवा जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे, आप जब मेरे टेस्टिमोनियल देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को देखोगे, अरे यार इसको तो मैंने यहाँ देखा, इसको यहाँ देखा, इसको यहाँ देखा। कहीं न कहीं आपने सब लोगों को देखा ही होगा, तो आप टेस्टिमोनियल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट और आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। हाय, मैं हूँ सुम्बुल तौकीर और मैं एक एक्ट्रेस हूँ और एक डांसर हूँ। मैं पिछले 6 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैंने काफ़ी काम किए हैं इस बीच, एंड आपने मुझे काफ़ी शोज़ में देखा होगा, लाइक वारिस, जोधा अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, और अभी मेरा रिसेंटली एक शो चल रहा है शारो इशारों में सोनी टीवी पे। लास्ट ईयर आपने मुझे एक मूवी में भी देखा होगा, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना के साथ, और मैंने काफ़ी टीवीसी किए हैं लाइक क्लीन एंड क्लियर, विम बार। तो इसमें जितने मैंने काम किए हैं, मैं सब चीज़ के लिए विपुल सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके ऑडिशन अपडेट्स मुझे मिले, जिनके थ्रू मैंने ऑडिशंस दिए एंड मुझे ये काम मिला है। सो थैंक यू सो मच विपुल सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंजम गुलाटी, इस मायानगरी में एक छोटा सा करेक्टर आर्टिस्ट। थोड़े समय पहले इस इंडस्ट्री में आया हूं। अगर हम मुंबई में आए तो हमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। मैं, आप, हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। पर मुद्दा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशंस कैसे दें जिससे कि हमारा समय बचे, हमें भटकना ना पड़े। भाई इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधे बात पे आता हूँ कि इसी वजह से मैं श्रीमान विपुल भट्ट जी के पेड ऑडिशन ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ। इनमें जुड़ने के साथ मुझे मेरी उम्र की, आगे पीछे की उम्र के अपडेट्स मिलते रहे हैं और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में कौन सा कास्टिंग वाला कोऑर्डिनेटर सही है या गलत है, इसके लिए भी विपुल जी अपनी तरफ से हमें गाइडेंस देते रहे हैं। अगर ऐसे ही दिशा निर्देश, ऑडिशन अपडेट्स और गाइडेंस हमें रोज की चाय की कीमत पर मिलते रहे तो हमें और क्या चाहिए। भाई सच बात बोलूं, विपुल जी के साथ जुड़ने से मुझे तो फायदा हुआ ही हुआ है। अब आप लोग देखिए, आपने किससे, कैसे और क्यों जुड़ना है, कैसे फायदा लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुक्रिया। हाँ, मुझे फायदा हुआ है, आप भी उठाइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माहीमिलन कानानी है। मैं विपुल भट्ट सर की ऑडिशन अपडेट ग्रुप की एक मेंबर हूँ। मैं विपुल भट्ट सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ करने मिली है, जैसे कि तेरे बिन सीरियल लीड रोल ऑन NTV चैनल और गोल्ड विनर की एड हमारी सबकी प्यारी हीरोइन काजोल मैम के साथ, और मन में है विश्वास। थैंक यू विपुल भट्ट सर। I'm सानिया तौकीर, मन्नू मनप्रीत, पवनिया इन वारिस और कल्कि इन देवांशी। आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। जब मैं और मेरे पापा मुंबई में पहली बार आए थे तो हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद पापा ने विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स को सब्सक्राइब किया। बाद मैंने ये सारे शोज़ किए और आपको पता है, मैंने बालिका बधू सबसे पहले विपुल भट्ट के साथ ही किया था। आप खुद ही देख लीजिए। जुमर, तुम्हारी ही कॉपी करेक्ट कर रहा हूँ मैं। इस बार पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी ना तुमने। ऐसा बात करता है, कितने छोटे हो तुम, शहंशाह की उंगली जितने। जब शहंशाह बनोगे तब आना, इज्जत भी मिलेगी और अदब भी। आलिया, चलो गेम खेलना बंद करो वरना पापा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, हो जाए तो।
थैंक यू विपुल सर।